नमस्कार, कूटनीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं ताइवान के बारे में। ताइवान चीन के बीच का संप्रभुता का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। चीन के फाइटर जेट्स लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में आक्रमण कर रहे हैं। क्या है ताइवान चीन के बीच का विवाद? ताइवान की हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या भूमिका है और भारत के लिए ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत करना क्यों ज़रूरी है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सना हाशमी, जो ताइवान मामलों की जानकार है और ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन में फेलो है। डॉक्टर सना हाशमी, कूटनीति में आपका स्वागत है। थैंक यू निरंजन। एंड मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस ताइवान एंड ताइवान इंडिया विद यू ऑन कूटनीति हिंदी। मेरा सबसे पहला सवाल है, हाल ही में चीन के 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में आए, तो इस अचानक बढ़ते हुए संघर्ष की क्या वजह है? आई थिंक पहले तो हमें इसका टाइमिंग देखना पड़ेगा कि ये किस टाइम पे शुरू हुआ, क्योंकि ये सबसे पहली बात है कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। जो ये सब हम देख रहे हैं, जो चाइना का एग्रेशन है, चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है ताइवान की तरफ, ये जो लड़ाकू विमान है जो ताइवान के एडीआईजेड में एंटर इंक्रोच करते हैं, इट्स नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। ये सब होता ही रहता है, बट अभी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई है। सो पिछले एक साल से जो ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये रिकॉर्ड करने लगे हैं बहुत ट्रांसपेरेंट होके। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स दे रखी हैं। इसलिए हमें अब ज्यादा इसका डिस्कशन हो रहा है इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज में जो चाइना का एग्रेशन है, बट ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, ये होता आ रहा है। बट अभी जो इसकी फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी बढ़ी है, वो इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि हमें इसका टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये जो इंटेंसिटी बढ़ी है, ये 1 अक्टूबर के वीक में बहुत हुई है। 1 अक्टूबर वो चाइना का नेशनल डे था। चाइना के नेशनल डे में आई थिंक जो चाइना जो केटर करना चाहता था, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए केटर करना चाहता था कि विद राइजिंग एग्रेशन हम ये देख रहे हैं कि कंट्रीज का जो पुशबैक है अगेंस्ट चाइना, वो बहुत बढ़ गया है। तो वो दिखाने के लिए डोमेस्टिक लेवल की चाइना स्टैंडिंग अप टू द बुलीज, एंड चाइना का जो ताइवान पे जो क्लेम है, जो कंट्रोल है, वो कंसोलिडेट करने के लिए और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए ये सब किया। देन अक्टूबर 10 को हमने ये पता है कि ताइवान का नेशनल डे भी था। तो उसके बीच में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सो मोस्टली इट वाज टू कंसोलिडेट इट्स क्लेम ऑन ताइवान। एंड जो इंटरनेशनल सपोर्ट ताइवान के लिए हमने देखा कि इतना ज्यादा बढ़ गया है पिछले 1 या 2 साल में, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ताइवान कोविड-19 रिस्पॉन्स। एंड जो कंट्रीज का एक्नॉलेजमेंट है कि ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्टनर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड प्राइमरली बिकॉज का जो कोविड-19 रिस्पॉन्स था वो बहुत बेहतरीन था। ये रियलाइजेशन है वो पिछले 1 साल में और 2 साल में बहुत बढ़ गया है। ये जो है वो चीन को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज चीन इज सेटिस्फाइड until and unless Taiwan is not discussed at a larger scale. बट अभी जो था, जो 2016 से हमने ये भी देखा है कि ताइवान का जो इंटरनेशनल स्पेस है वो बढ़ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना ताइवान के डोमेस्टिक एलाइज को पोच करने की कोशिश कर रहा है 2016 से, जब से क्रॉस स्ट्रेट जो डायलॉग है वो सस्पेंड हो गया है अंडर दिस डीपीपी रूल इन ताइवान। जब से उन्होंने 1992 कॉन्सेंसस मानने को इनकार कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है इसको एक्नॉलेज करने के लिए, हमने ये भी देखा है कि जो तनाव है वो बढ़ गया है। 2016 से स्पेसिफिकली क्रॉस स्ट्रेट जो टेंशन है वो बढ़ गई है, और तब से चाइना का एग्रेशन अंडर शी जिनपिंग भी बहुत बढ़ गया है। एंड ये ताइवान ही नहीं, हमने अलग और दूसरी कंट्रीज के साथ भी देखा, इंडिया के साथ देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू नेम एनी कंट्री, एंड चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो सबके साथ बढ़ गया है। बट ऑफकोर्स ताइवान के साथ बहुत समय से चलता आ रहा है, एंड स्पेसिफिकली एज आई मेंशन कि 2016 से इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट डिस्पाइट चाइना's अटेम्प्ट, ताइवान का इंटरनेशनल स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है, वो बढ़ गया है। ये जो चीज है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, एंड इसी वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि ताइवान ने अपना जो मिलिट्री एग्रेशन है, जो मिलिट्री कोअर्जन है टुवर्ड्स ताइवान, वो और बढ़ा दिया है। बट अभी हम देखें पिछले एक हफ्ते से जो फ्रीक्वेंसी है वो वापस कम हो गई है। 1 या मैक्सिमम 2 या 3 ही जो लड़ाकू विमान है वो ताइवान के एडीआईजेड में एंटर कर रहे हैं। चाइना का जो मोटिव था वो एस्केलेशन नहीं था,
वो सिर्फ मिलिटरीली एंड वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरीके से हमें उसे देखना चाहिए। क्योंकि हवाई आक्रमण के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने की भी बात करते हैं, तो क्या इसे युद्ध के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है? आई थिंक वो सिर्फ एक डराने की कोशिश है, बिकॉज मैं ताइवान में रहती हूँ एंड यहाँ पे कोई मूड पर इतना फर्क नहीं पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स Taiwanese government, president and the leadership officials, ministers, they have been saying कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज किसी की इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। चाइना कहता है कि वो पीसफुल लिबरेशन चाहता है ताइवान के साथ, सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ पीसफुल लिबरेशन, पीसफुल यूनिफिकेशन। बट इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ऑफ कोर्स ताइवान इज प्रिपेयरिंग। अभी हमने देखा कि जो लीडर्स की स्पीचेस हैं, स्पेशली अक्टूबर 1 से एंड ऑन द नेशनल डे, उन्होंने यही बोला कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, और हमें सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूएस का सपोर्ट है, और कंट्रीज का भी इंटरनेशनल सपोर्ट है, बट अबव दैट वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। हमें अपना चेक करना पड़ेगा कि हम कितने मजबूत हैं खुद ही, और हमें खुद उस वॉर के लिए, द पोटेंशियल वॉर, उसके लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। सो ये एक थिंकिंग है जो लीडरशिप में बहुत ही इनग्रेन है यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी, सो दे हैव टू प्रिपेयर। बट उसके अलावा भी मैं ये कहूंगी कि अगर अब चीन की तरफ से ये सोचा जाए तो वॉर की कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। वो तब तक आक्रमण नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा, जब तक उन्हें ये नहीं पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली ये वॉर विन कर सकते हैं। बिकॉज जो फेवर उनका जो ये आउटकम होना चाहिए वो उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए, बिकॉज इन केस इफ दे लूज दिस वॉर, तो कोई देयर इज नो कमिंग बैक फॉर देम, बिकॉज द एम इज टू फाइनली गेट Taiwan to agree for the so-called peaceful reunification, unification. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि वो जो सब मिलिट्री कोएर्जन ये सब चल रहा है, ये सब अपना क्लेम कंसोलिडेट करने के लिए है, बट इसके अलावा मुझे कुछ उसका एस्केलेशन बढ़ते हुए नहीं दिखता है। एंड यही एक वन ऑफ द रीजंस है कि वो जो उनका इंटेंसिटी है वो इस वीक और इस हफ्ते और कम हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रासंगिक बने रहने के लिए सुधारों की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात कही थी। तो क्या ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता मिलना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है? वो तो बहुत ही जरूरी है कि थोड़ा जो एक्नॉलेजमेंट है ताइवान का पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए, वो थोड़ा एक्सेप्टेंस मिले, स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। पिछले साल भी आप देख रहे हैं तो डब्ल्यूएचओ ने अब थोड़ा ये दिखा कि डब्ल्यूएचओ इज बायस्ड अगेंस्ट ताइवान। उन्होंने जो भी चीन के लिए किया और ताइवान को बिल्कुल इग्नोर किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ताइवान एक ऑल्सो इज अ कंट्री जहां पर अबाउट 24 मिलियन पीपल लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बिल्कुल इग्नोर करना, उनकी सेहत को इग्नोर करना, स्पेसिफिकली व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, सो दिस इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड डेवलपमेंट। बट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऑल जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने ताइवान के लिए सपोर्ट जताया, उन्होंने ताइवान के लिए बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ताइवान बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बट अब बहुत टाइम से ये देख रहे हैं कि चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो वन, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो ताइवान के लिए सपोर्ट नहीं डायरेक्टली दिखा पा रही है। वो इनफैक्ट ताइवान का ना फ्लैग इंक्लूड करती हैं, वो ना ताइवान का नाम इंक्लूड करती हैं। एंड उन्होंने ये बिल्कुल बोल दिया है कि अगर ताइवान को इंक्लूड करना है तो वो अंडर द नेम ऑफ चाइनीज ताइपे कुड ओनली पार्टिसिपेट। सो ये सब चीजें हैं, बट आई थिंक मोर देन दैट अभी हम जो देख रहे हैं, जो कंट्रीज का सपोर्ट है, अब स्पेशली यूएस का सपोर्ट है, यूएस के साथ साथ जापान का सपोर्ट है। हमने G7 स्टेटमेंट देखा अभी के ऑल G7 कंट्रीज एक्चुअली केम अप विद वन स्टेटमेंट सपोर्टिंग ताइवान्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। सो आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली ताइवान के ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के लिए एंड ताइवान का इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट इफ यू आस्क मी, अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपनली ताइवान के पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट करेंगी और उसका कोई अभी नेक्स्ट स्टेप होगा। बट आई थिंक हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट देखनी चाहिए, एंड वो यही है कि कंट्रीज का जो सपोर्ट है ताइवान के लिए वो बहुत ही अधिक तरीके से बढ़ गया है। क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड की स्थापना का उद्देश्य
हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुध्रुवीय व्यवस्था, मल्टीलैटरल ऑर्डर, एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखना है और क्वाड के चारों ही देशों के लिए चीन एक प्रमुख चुनौती है। तो क्या ऐसे में क्वाड और ताइवान के बीच कोई सामरिक सहयोग की संभावना है? अभी तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही सही बोला कि जो क्वाड की स्थापना हुई थी उसके लिए चीन बहुत ही सेंटर में था। एंड अभी वो एक बहुत आई थिंक अलाइनमेंट की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि पहली ही क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट अभी हुई है, इन पर्सन समिट इन द यूएस। तो अभी मैं बोलूंगी कि ऑफ कोर्स ताइवान डिस्कस हुआ था एंड पहली वर्चुअल समिट में भी वो डिस्कस हुआ था। एंड हमने देखा था कि जो सीनियर ऑफिशियल लीडर समिट हुई थी अगस्त में, उसमें एक्चुअली यूएस का जो स्टेटमेंट था उन्होंने उसमें ताइवान के बारे में बात किया था। जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो पीस एंड स्टेबिलिटी ताइवान स्टेट में होनी चाहिए वो यूएस स्टेटमेंट में मेंशन था। बट बाकी और जो कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली इंडिया एंड जापान, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था अपने सीनियर ऑफिशियल स्टेटमेंट में। बट मुझे लगता है कि ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो क्वाड लीडर्स में डिस्कस होता है। बिकॉज ताइवान की सिक्योरिटी जो है वो इन चारों कंट्री की सिक्योरिटी से भी बहुत लिंक कर दी है, स्पेसिफिकली जापान। अब जापान का व्हाइट पेपर देखें या जापान के लीडर्स का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ओपनली बोला है कि जो ताइवान की सिक्योरिटी है वो हमारी सिक्योरिटी के साथ बहुत ही कनेक्टेड एंड लिंक्ड है। सो हम अंधे बनकर ये नहीं बैठ के देख सकते हैं कि चाइना उसको और उसको इन्वेट करे, उसको अटैक करे और फिर हमारी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा। तो उन्होंने एक्चुअली बोला है कि अगर कल को चाइना अटैक करता है ताइवान को तो फिर हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा और हमें ताइवान के डिफेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कंट्रीज का सपोर्ट और जापान का सपोर्ट ताइवान के लिए हम देख रहे हैं। बट अभी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने ओपनली ताइवान के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वाड्रिलैटरल डायलॉग में। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि दोनों ही कंट्रीज बहुत ही सिमिलर थ्रेट अभी देख रही हैं। ताइवान के साथ चाइना का आप देख रहे हैं, आपने खुद ही अभी बात किया उसके बारे में, जो एग्रेशन है। एंड इंडिया के बारे में भी हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो ये गलवान वैली में क्लैशेस हुए हैं, अभी भी जो ईस्टर्न लद्दाख में चल रहा है, एंड अरुणाचल प्रदेश भी अभी उन्होंने फिर से उसके बारे में बोला। तो ये सब इंडिया एंड ताइवान ये दो कंट्रीज हैं जो अभी करंटली चाइना का जो थ्रेट है, जो चाइना का एग्रेशन है वो फेस कर रही हैं। तो उसके तहत मुझे लगता है इंडिया के थोड़े से कंस्ट्रेंट हैं, और इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैजंट रियली स्पोकन अबाउट ताइवान। बट मुझे लगता है कि सारी चीजें पब्लिक में नहीं होती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। बट मुझे लगता है ताइवान एक इशू है जो क्वाड्रिलैटरल लीडर्स में डिस्कस होता है, एंड उसकी सिक्योरिटी एंड जो चाइना का मिलिट्री एग्रेशन है ताइवान की अगेंस्ट, उसके बारे में जरूर डिस्कशन एंड चर्चा होता रहा है। बट आई थिंक वी हैव टू सी एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कितना ज्यादा पब्लिक डोमेन में ये बात ताइवान के बारे में आती है, एंड कितना समय भारत और हमारा जो देश है वो लेता है ताइवान के बारे में बात करने के लिए। यूरोपीय देशों को के ताइवान से मजबूत होते रिश्तों को आप कैसे देखती हैं? खासकर लिथुआनिया ने इसमें पहल की है। आई थिंक जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो उनके लिए अभी भी जो उनके रिश्ते हैं चाइना के साथ वो महत्वपूर्ण है। अब फ्रांस की बात कर लीजिए या आप जापान की बात कर लीजिए, ये जो कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा कुछ ताइवान के बारे में नहीं बोला है। ऑफकोर्स यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुपिंग उसने बोला है, बट आई थिंक जो सारी कंट्रीज हैं स्पेशली बड़ी कंट्रीज हैं वो डिवाइडेड है कि कैसे चाइना और उनके रिश्ते चाइना और ताइवान के साथ बैलेंस किए जाए। बट अगर आप छोटे देशों की बात करें जैसे लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, तो ये जो इन्होंने वैक्सीन डोनेट भी किया है ताइवान को। सो ये कंट्रीज जो है ये छोटे देश हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ताइवान के साथ बहुत इन्होंने सपोर्ट दिखाया है, उन्होंने ताइवान का साथ दिया है। सो मुझे लगता है कि ये छोटी कंट्रीज बड़े देशों से ज्यादा ओपनली ताइवान के बारे में बात कर रही हैं एंड ताइवान का साथ दे रही है। सो ये भी दिखाता है कि जो चाइना का जो अटेंशन है वो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज पर है एंड छोटी यूरोपियन कंट्रीज के लिए नहीं है। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि ये जो छोटे देश हैं ये ताइवान की ओर जा रहे हैं एंड ये चाइना से दूर हो रहे हैं। हमने देखा जो 17+1 था अब 16+1 हो गया है, जो चाइना का यूरोप के साथ ये ग्रुपिंग था। अब हम देख रहे हैं और हम सुनने में भी आ रहा है, बहुत स्पेकुलेशन है कि और जो कंट्रीज हैं, जो छोटे यूरोपियन देश हैं, वो 16+1 से निकलकर अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान एंड टुवर्ड्स चाइना बनाना चाहती हैं।
बट ओवरऑल यही है कि अभी जो बड़े देश हैं, जो फ्रांस है, जर्मनी है, ये बड़े देश अभी ताइवान की तरफ इतना इनका झुकाव नहीं हुआ है जितना हम छोटे देशों का देख रहे हैं। एक तरफ ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बनने की वजह से यूरोपीय देश और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन सभी देशों में ताइवान के साथ संबंध मजबूत करने पर सहमति है, क्योंकि फ्रांस के सांसदों ने ताइवान का दौरा किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट भी ताइवान के दौरे पर थे। तो क्या ताइवान वो कड़ी बनकर उभर रहा है जो अलग अलग देशों को एकजुट कर सके? आई थिंक सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो देश हैं, स्पेशली जो ये मेजर पावर्स हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसको बनाना बहुत जरूरी है। एंड ये नहीं बन सकता जब तक ताइवान का एक्सक्लूजन रहेगा। ताइवान को इंक्लूड करना इसमें बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने अभी ताइवान और इंडिया की बात की थी कि जो दो देश हैं, ये सेम चैलेंज, इनका जो है सेम चैलेंज इन द फेस ऑफ चाइना थ्रेट ये चल रहा है। तो उसी नजरिए से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इंडिया और ताइवान का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो समस्या है ये बड़े देशों की भी है। अब यूएस को भी सपोर्ट चाहिए ताइवान और देश जैसे भारत और इंडिया का एक ये थ्रेट से लड़ने के लिए। सो ये एक सॉलिडारिटी है ये सारे देशों के बीच में कि जो चाइना हर देश की तरफ अग्रेसिव और ये अपना असर्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो हाउ डू वी फाइंड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स बनाने की जो कोशिश चल रही है, चाहे वो ऑकस ले लीजिए या क्वाड ले लीजिए या इंडो पैसिफिक में जो भी ट्राइलैटरल और जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि चाइना सिर्फ एक ही रीजन है बिहाइंड दिस कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, बट चाइना एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, बट मैं कहूंगी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर कंट्रीज कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। सो मुझे लग रहा है कि ये सॉलिडारिटी, ये सपोर्ट और ये एक जैसा नजरिया और ये एक जैसा अप्रोच एक महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से सारी कंट्रीज जो है ताइवान की तरफ अब रुख कर रही हैं। एंड जो मैंने सबसे पहले अपना जो ये हमने अपना डिस्कशन शुरू किया था, हम मैंने ये बोला था कि जो चाइना का एग्रेशन है वो नया डेवलपमेंट नहीं है टुवर्ड्स ताइवान, बट जो और कंट्रीज के साथ है ये बहुत ही नया डेवलपमेंट है, बिकॉज चीन अंडर शी जिनपिंग इज अ वेरी डिफरेंट चाइना and is very aggressive, assertive and is a very confident, at least they're trying to portray कि वो बहुत ही confident है। तो ये जो चीन है वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग चीन है 2010 और 2011 और 12 के चीन से। सो और कंट्रीज ने पहले इतना ये सब एग्रेशन नहीं देखा चाइना को जो ताइवान देखता आया है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइजेशन बढ़ गया है कि जो ताइवान है इतना थ्रेट का सामना कर रहा है, सो देयर नीड्स टू बी सम सॉलिडारिटी और उसी के लिए कलेक्टिव सपोर्ट होना चाहिए और ताइवान को एक्सक्लूड करके रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक एंड इन फैक्ट this the Indo-Pacific cannot be established without Taiwan. So I think ये जो रियलाइजेशन है वो अब बढ़ गया है एंड ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो कंट्रीज है ताइवान की तरफ रुख कर रही हैं। भारत को ताइवान के साथ संबंध मजबूत करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्या वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार करना है? वन चाइना पॉलिसी तो आई थिंक इंडिया पहले ही बोल चुका है। 2014 में ही हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने पहले ही वांग यी और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट से उनसे बोल दिया था कि अब हम वन चाइना पॉलिसी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब चाइना वन इंडिया पॉलिसी एक्सेप्ट करेगा। एंड 2008 से हमने देखा कि किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने एक्नॉलेज नहीं किया है वन चाइना पॉलिसी। सो ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड वन चाइना पॉलिसी रिमेन्स इंटैक्ट। इंडिया अभी भी भारत अभी भी वन चाइना पॉलिसी को अपनी जो चाइना पॉलिसी है और जो तिब्बत पॉलिसी है और टू सम एक्सटेंट ताइवान पॉलिसी है, ऑफकोर्स ताइवान के बारे में कभी उन्होंने वन चाइना पॉलिसी बोलते हुए नहीं किया है कुछ, बट वी नो कि वन चाइना पॉलिसी इज इंटैक्ट। बट वो कागजों पे नहीं है और इंडिया की पोजीशन जो है चाइना पे और ताइवान पे बहुत डिफरेंट हो गई है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ स्पेशली पिछले 2 साल से कि देयर इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी रीथिंक विद इन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू ताइवान। अब ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा जब से ये कोविड की शुरुआत हुई है, जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक में जो सपोर्ट है और जो अवेयरनेस है ताइवान को लेके वो बहुत बढ़ गया है। पहले इतना सपोर्ट और इतना अवेयरनेस नहीं था इंडिया में। And then, of course, it was followed by Galwan clashes and growing India-China
डिफरेंसेस. सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ही काम आए हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ताइवान की तरफ इंडिया में. So I think policy to change हुई है. There is a policy change for sure, but of course there's a lot of scope to improve and India to reach out to Taiwan. वो जो cautious behavior है वो अभी भी हमें लगता है कि अभी भी इंडिया का ताइवान की तरफ है, बट बहुत जगहों पर बहुत एरियाज में इंडिया की पॉलिसी एंड इंडिया का जो बर्ताव है ताइवान की तरफ वो बहुत ही चेंज हो गया है. क्योंकि जो सपोर्ट की आप बात कर रही है वो लोगों के बीच तो है, भारतीय लोग ताइवान को काफ़ी समर्थन देते हैं, तो क्या सरकार के स्तर पर अभी और समर्थन देने की ज़रूरत है खुले तौर पर? पॉलिटिकल सपोर्ट और द एलिवेशन एंड पॉलिटिकल रिलेशन तो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इकोनॉमिक एरिया है और जो एरिया ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, कल्चर है, एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इवन सेमी कंडक्टर, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही प्रोएक्टिव बिहेवियर रहा है ताइवान की तरफ, एंड अभी वो और बढ़ गया है. एंड बहुत इंडियंस हैं जो ताइवान में रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो और मैंडरिन सीखने के लिए ताइवान आते हैं. देन इन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एक्सटेंसिव है. देन सेमीकंडक्टर पे आपने अभी शायद न्यूज भी देखी होगी कि देयर इज अ नेगोशिएशन दैट इज गोइंग ऑन फॉर पोटेंशियल 7.5 बिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया. सो ये जो एरियाज है इसमें इंडिया का इंटरेस्ट ताइवान में हमेशा से रहा है, हमेशा से बढ़ता रहा है. इट्स जस्ट दैट कि चाइना पर इतना ज्यादा अटेंशन रहा है इंडियन मीडिया का कि कभी ये दिखा ही नहीं, कभी ये इंडियन पब्लिक को ज्यादा रियलाइज ही नहीं हुआ कि ताइवान इज अ कंट्री दैट एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. बट अभी वो आई थिंक इंडियन मीडिया का जो कवरेज है ताइवान के लिए वो बढ़ गया है, तो ये पॉइंट भी बहुत ही न्यूज में आ रहे हैं, बहुत कवर हो रहे हैं. But abhi, I think especially in the field of economics, education and culture, the cooperation is advancing, and this is what we are seeing now. और ताइवान के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, और ताइवान के लोगों की भारत के बारे में क्या राय है? आई थिंक ताइवान के लिए इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 2016 में when ताइवान की प्रेसिडेंट जो साई इंग-वन है, जब उन्होंने वो पावर में आई थी, उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था, जिसका नाम था न्यू साउथबर्न पॉलिसी. सो अभी न्यू साउथबर्न पॉलिसी अपने 5वें साल में है, उसकी 5वीं एनिवर्सरी है 20 साल. एंड पहली बार ऐसा हुआ कि विद इन द ऑफिशियल फ्रेमवर्क इंडिया को इसका एक पार्ट बनाया गया. सो ऑफिशियली जो है ताइवान इंडिया की तरफ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तौर पे इंडिया की तरफ वो देखने लगा है. सो एंड प्रेसिडेंट साई इंग-वन एंड मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू एंड बहुत और ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत बार बोला है कि इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ताइवान के लिए. एंड इंडो पैसिफिक में भी नॉट जस्ट ताइवान, यूएस को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, भारत का जो जगह है वो बहुत ही एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी जो रेपुटेशन और स्टेटस है वो बहुत बढ़ गया है. एंड दिस इज अ थिंग व्हिच इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ताइवान एज वेल. ताइवान ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए, अपनी न्यू साउथर्न पॉलिसी के लिए, सबके लिए सिर्फ यही बोला है कि इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ हम कॉपरेशन बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. एंड सिंस द इनिशिएशन ऑफ द न्यू साउथर्न पॉलिसी, ताइवान बहुत ही इंडिया को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा है. एंड बहुत ऑफिशियल्स ने बहुत बार बोला है कि हमारा इंटरेस्ट है कि हम इस रिलेशनशिप को एडवांस करें. तो ऐसा नहीं है कि ताइवान के, बल्कि अभी पिछले साल ही मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ, टू इंगेज डायस्पोरा, उन्होंने ताइवान एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिवाली फंक्शन भी अरेंज किया था इंडियन डायस्पोरा के लिए. सो दे आर एक्चुअली टेकिंग स्टेप्स टू engage the diaspora, trying to reach out to the government. But I think in India Taiwan relation सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो people to people contact है and people perception about each other. तो भी ताइवान में भी जो मीडिया कवरेज हो रहा है इंडिया के बारे में, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ चाइना, कि नाउ वी हैव अ कॉमन एनिमी, एक कॉमन एग्रेसिव नेबर दोनों का है. ताइवान इज आल्सो डीलिंग विद एन एग्रेसिव नेबर एंड इंडिया का भी एक एग्रेसिव नेबर है. सो वो सॉलिडारिटी बढ़ गई है. बट अभी जो मैं 2 साल से देख रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत ही पॉजिटिव एंड परसेप्शन दिख रहा है मुझे अमंग ताइवानीज टूवर्ड्स इंडिया. सो वो बहुत जागरूकता बढ़ी है, नॉट जस्ट इन इंडिया फॉर ताइवान बट ऑल्सो इन ताइवान फॉर इंडियंस. सो मैं हमेशा से ये मानती आ रही हूँ और मैं बोलती आ रही हूँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होते हैं एंड सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं ही होगा,
एंड बहुत आगे साल में बढ़ेंगे भी, बट जो अभी एट द मोमेंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो लोग हैं ताइवान और इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानने लगे हैं, जागरूकता है। सो आई थिंक इन डेमोक्रेसीज पब्लिक परसेप्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in foreign policy. So I think this is what is important and this is what we really have to pay focus on. तो भारत की सॉफ्ट पावर का काफी योगदान है, ऐसे आप कह रही हैं। बहुत दोनों मैं आई सॉफ्ट पावर आई थिंक ताइवान की भी एंड इंडिया की भी जो सॉफ्ट पावर है इट हैज एज इन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर आप यहाँ देखें योगा, बहुत लोग योगा करते हैं। यहाँ आप देखें हर, मुझे लगता है हर 1 किलोमीटर पे और हर 2 किलोमीटर पे एक इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। एंड इंडियन नहीं जाते हैं उन इंडियन रेस्टोरेंट में, मोस्टली ताइवानीज जाते हैं। सो इट केटर्स टू द ताइवानीज पीपल। ताइवान की राष्ट्रपति को भी इंडियन फूड पसंद है, उन्होंने जिक्र किया था उसका। वो इनफैक्ट तो इंडिया गई थी 2012 में, तो उन्होंने वो अपनी विजिट लास्ट ईयर जब इतना चर्चा हुआ था इंडिया ताइवान के बारे में, तो उन्होंने अपनी इंडिया विजिट जो 2012 में हुई थी, उन्होंने छोले भटूरे और छोले चावल वहां खाए थे, उसको याद किया था। आई थिंक उस ट्वीट की वजह से और उसकी वजह से उनको बहुत इंडियन सपोर्टर और इंडियन एडमायरर्स मिले। डॉक्टर सना हाशमी, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।